जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का डिस्कशन। आइडिया फोर्स को मिला येती यूवी बनाने के लिए एक स्पेशल ग्रांट। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और पीओके पाकिस्तान से अलग होने के कगार पर। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की जो ऑफिशियल विजिट है उसकी शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस विजिट के दौरान फ्रांस के साथ कुछ प्रमुख डिफेंस डील्स पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। तो अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाले प्रपोजल के अलावा भारत फ्रांस के साथ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन तो इस वाले कॉपरेशन पर भी महत्वपूर्ण डिस्कशन कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत का जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोग्राम है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम होने वाला है और अब इसमें जो फ्रांस है वो अपनी बाराकूडा क्लास की एक्सपर्टीज़ के साथ कॉपरेशन के कुछ प्रपोजल्स पेश कर सकता है। लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया कि किसी भी तरह के कॉपरेशन में सबमरीन का डिज़ाइन, एकॉस्टिक मैनेजमेंट, मेटलर्जी, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज, तो इन सभी क्षेत्रों में नो हाउ का ट्रांसफर भी मुख्य रूप से शामिल रहेगा। और तो और ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में रहेगा। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि जब भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी को शेयर करने के 2 लेवल्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं नो हाउ और नो वाई। नो हाउ का मतलब हुआ जिसमें आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स इन सभी को शेयर करते हैं ताकि आप एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर सके, उसे ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके और रिपेयर कर सकें। और वहीं नो वाई का मतलब होता है जिसमें आप एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन लॉजिक, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, रिसर्च का डेटा, टेक्नोलॉजी के पीछे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनको भी शेयर करते हैं। और जब भी आप ये सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में नो हाउ भी शामिल है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइसेंस के तहत अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शुरू से रीडिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको चाहिए नो वाई, जिससे आपको ये पता लगता है कि ये चीज़ आखिर काम क्यों कर रही है। और अधिकतर कंट्रीज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में एक फुल नो वाई देने से कतराती है और उसको अपने तक ही सीक्रेट रखने का प्रयास करती है। बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के इन 2 महत्वपूर्ण लेवल्स को आप समझ गए हैं तो वापस से न्यूज़ पे आते हैं। तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ तक बात है फ्रांस के भारत के स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन वाले प्रोग्राम में शामिल होने की, तो फ्रांस के साथ पहले भी पंप जेट प्रोपल्शन, एकॉस्टिक क्वाइटिंग, तो इनसे संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को लेकर डिस्कशंस हुए थे, लेकिन कोई भी फॉर्मल कॉपरेशन अरेंजमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। बाकी अभी वर्तमान समय में भारत के पास एक भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है और जो रशिया से हमने लीज पर ली है अकुला क्लास की सबमरीन जो कि चक्रा 3 के नाम से जानी जाती है, तो उसकी डिलीवरी भी डिले है जो कि 2028 तक ही भारत आ पाएगी। और भारत का जो ये अपना स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन वाला प्रोग्राम है जिसके पहले फेज में फिलहाल 2 ही सबमरीन को बनाने की मंजूरी मिली है, तो वो भी हमें 2036-37 तक ही सर्विस में एंटर होती हुई दिखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के मामले में यहाँ पे जो कैपेबिलिटी गैप है वो अच्छा खासा है। एक नए यूनिफॉर्म कोड के तहत अब भारतीय सेना ने कई सारे कॉलोनियल एरा के ड्रेस कस्टम्स को ड्रॉप किया है और उनके बदले फॉर्मल सेटिंग्स में बंद गले वाली स्वदेशी बंदी जैकेट पहनने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को हटाया गया है। परेड के दौरान रिव्यूइंग ऑफिसर्स के लिए तलवार को साथ रखना भी अब ऑप्शनल कर दिया गया है और ये सारे बदलाव 174 पेजों की एक न्यूली इशूड आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के तहत किए गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि आर्मी की यूनिफॉर्म को लेकर इस तरह का जो मैनुअल है वो लास्ट टाइम 8 वर्ष पहले जारी हुआ था। बाकी अब देश के सेंटिमेंट्स और इवॉल्व होते हुए सोवरेन आइडेंटिटी को देखते हुए इन बदलावों को लाया गया है जो कि कॉलोनियल एरा के निशानों को मिटाने के उद्देश्य के साथ है। इस बदलाव के साथ ही सभी रैंक्स के लिए आर्मी ने एक नई विंटर ड्रेस को भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है 3B, जिसमें बैटल जैकेट और बैरेट के साथ अंगोला शर्ट है। और बाकी पहली बार है जब एक फॉर्मल ड्रेस कोड के हिस्से के तौर पर ऑफिसर्स को भी बंदी जैकेट वेयर करने के ऑथराइज किया गया है, यानी कि एक तरह का क्लोज नेक कोट। भारत के ड्रोन फर्म आइडिया फोर्ज को भारत सरकार की RDI यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम से 151 करोड़ रुपीस का ग्रांट रिसीव हुआ है जो कि आइडिया फोर्ज के येती प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। येती जो कि आइडिया फोर्ज द्वारा बनाए जाने वाला एक ऑल टेरेन लॉजिस्टिक UAS प्लेटफॉर्म है जो कि 50 से 200 किलोग्राम तक की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी के साथ आएगा। यह -45 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने में सक्षम होगा और इसकी रेंज 50 to 200 किलोमीटर्स तक रहेगी और इसे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि ये भारत का एक स्वदेशी हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक UAV है और इसे कई अलग अलग तरह के रोल्स जैसे कि टैक्टिकल लॉजिस्टिक्स यानी कि एम्यूनेशन, राशन, फ्यूल, इक्विपमेंट, तो इन सभी को फॉरवर्ड पोस्ट पर डिलीवर करना, इसके अलावा रिमोट एरिया से इंजर्ड सोल्जर्स को इवैक्यूएट कराना और हिमालयन बॉर्डर सेक्टर्स में यूजफुल सप्लाई पहुंचाना,
ऐसी जगहों पर जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव और रिस्की दोनों रहता है। बाकी ये थी कि जो होवर ट्रायल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी अपने फुल स्केल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जहाँ एक तरफ फ्रांस में भारत और यूएस के लीडर्स एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में यूएस नेवी की स्ट्राइक में जो 3 भारतीय सेलर्स की जान गई थी, फिर जिसके बाद भारत ने अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया था, यूएस के डिप्लोमेट को समन भी किया गया था। तो अब कल यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करी और उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, तो उसमें कहीं पे भी यूएस ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उनकी स्ट्राइक में 3 भारतीय सेलर्स की जान गई है। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने निर्दोष लोगों की जान जाने पर खेद तक व्यक्त नहीं किया है, जबकि इसके बजाय ये लिखा कि सभी कॉमर्शियल वेसल्स अगर यूएस के ब्लॉकेड का उल्लंघन करेंगी तो वे इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी की जा रही है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करने लायक है भी। और फिर इन सब हरकतों के बाद अमेरिका उम्मीद करेगा कि भारत उनके साथ रशिया जैसी दोस्ती निभाए। लेकिन इस बातचीत में भारतीय विदेश मंत्री ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने स्पष्ट रूप से अपना एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज किया था और ये भी लिखा कि कॉमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह के जो लीथल एक्शंस हैं वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकते और इसलिए भारत इन हमलों का कड़ा विरोध करता है, जिसमें हमारे 3 सेलर्स की जान भी गई है। और वैसे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है कि उसने शिप पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो उनके ब्लॉकेड का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा था और उसको डिसेबल करने के लिए उन्होंने मिसाइल से हमला किया, तो क्या अमेरिका बिना मिसाइल के इस्तेमाल किए यानी कि किसी नॉन लीथल तरीके से भी तो उस वेसल को डिसेबल कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने मिसाइल जैसे लीथल तरीके का इस्तेमाल किया। पीओके में वहां के स्थानीय लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी मिलिट्री के अत्याचार लगातार जारी हैं और अब इसी बीच न्यूज़ 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उस रीजन की सबसे बड़ी सिविलियन सोसाइटी बॉडी JAAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिनके टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने वारंट जारी कर रखे हैं, 1 करोड़ रुपए के इनाम भी रखा हुआ है। तो इसी पार्टी के प्रमुख लीडर में से एक शौकत नवाज मिर, तो वे किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन में छिपे हुए हैं और उसी अनडिस्क्लोज लोकेशन से उन्होंने एक जानकारी जारी करी है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस क्षेत्र में असहमति और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अब अपनी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने JAAC के एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और जो आम नागरिक अपने बेसिक राइट्स और इकोनॉमिक रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं तो उनको मुख्य रूप से टारगेट करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। और मेरे की तरफ से क्लेम किया गया कि इसी वजह से कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको हरास किया गया है और कईयों को मजबूर किया गया है छिपने के लिए। और इस रीजन की ग्राउंड रियलिटी को एक मानवीय संकट बताते हुए मिर ने दावा किया है कि पीओके में जो सरकारी दमन का स्तर है तो वो गाज़ा के हालात से भी बदतर हो गया है। और उन्होंने इस बात को लेकर वार्निंग जारी करी है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है तो उनकी कार्रवाई नरसंहार के स्तर तक पहुंच गई है और पैरामिलिट्री यूनिट्स को सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीधे और जानलेवा फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। और मिर ने पुष्टि करी कि कोटली, नीलम और रावलकोट जैसे अशांत जिलों में हाल ही की झड़पों के दौरान कई स्थानीय निवासियों की जान गई है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान दोबारा से टुकड़े टुकड़े होने वाली स्थिति में पहुंच रहा है। फ्लीट 2026 मैरीटाइम एग्जीबिशन में रशिया ने अपने लेटेस्ट अमूर 1650 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन के कंसेप्चुअल मॉडल को प्रेजेंट किया था और जिसमें वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन भी फीचर किया गया है, यानी कि जो सबमरीन होगी अंडर वाटर से ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम होगी। बाकी एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स, AIP मॉड्यूल, तो इस तरह के फीचर्स भी इसमें शोकेस किए गए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेसल टोटल 28 वेपन्स तक को कैरी करने में सक्षम होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार उधम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राइफलमैन औरंगजेब खान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1956 में नागालैंड में लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नाथ रावजी चिटनिस वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में 41 असम राइफल्स के राइफलमैन रविंद्रनाथ मोदक और 1966 में 19 असम राइफल्स के नायक लक्ष्मण सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स कौन से वर्ष में भारतीय नौसेना के सर्विस में कमीशन की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।